हे गाइस, मैं हूँ शिरीन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कोरियन ड्रामा हार्टबीट के एपिसोड नंबर 9 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम वैम्पायर भैया को देखते हैं जो कैटमैन की कही हुई बातों को याद कर रहे थे। जैसा कि कैटमैन ने कहा था, उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर वो जल्द से जल्द इंसान नहीं बन पाए तो वो मर जाएंगे। अब हम दोशिक को देखते हैं जो इन्हें दीदी के घर उनसे मिलने गए हुए थे। दोशिक इन्हें दीदी को वैम्पायर भैया के बारे में बोलना चाहता था, इसलिए दोनों बाहर आ जाते हैं और दोशिक बोलने लगता है, क्या तुम्हें सेओचुल कुछ अजीब नहीं लगता? मतलब कोई इंसान इतनी तेजी से कैसे भाग सकता है? मैंने उस दिन देखा था। इन्हें दीदी को समझ आ जाता है कि दोशिक को पता चल गया है वैम्पायर भैया कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं। तो इन्हें दीदी वैम्पायर भैया की आइडेंटिटी को छुपाने के लिए बोलती है। सेओचुल थोड़े से अजीब है पर वो गलत नहीं है। वैम्पायर भैया घर आ जाते हैं पर उनका मूड कुछ सही नहीं होता। अब हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं जहाँ वो नई गेस्ट नाश्ता कर रही थी। वो इन्हें दीदी से बोलने लगती है, तुम्हारे पास खाने के सामान बहुत ज्यादा कम है, मैं हर सुबह सेम खाना नहीं खा सकती। इसके बाद वो वैम्पायर भैया को देखती है और उनसे पूछने लगती है कि तुम कौन हो, क्योंकि जब वो गेस्ट आई थी तब वैम्पायर भैया मैंशन में नहीं थे। तभी इन्हें दीदी उनके बीच आकर बोलने लगती है, ये मेरे बिजनेस पार्टनर है और इस मैंशन के ओनर भी। अब इन्हें दीदी वैम्पायर भैया को लेकर बाहर आ जाती है और उनसे पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? वैम्पायर भैया बोलने लगते हैं कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बाद इन्हें दीदी बोलने लगती है, मुझे पता है तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हो, पर फिर भी अपना ख्याल रखा करो ताकि किसी को भी तुम्हारी असली पहचान के बारे में ना पता चले। वैम्पायर भैया को ये बात सुनकर अच्छा लगता है कि इन्हें दीदी उनके बारे में कितना ज्यादा सोचती है। वैम्पायर भैया बोलने लगते हैं, तुम इतना ज्यादा काम मत करो और दोशिक के साथ डेट पर चली जाओ। तो इन्हें दीदी बोलती है, नहीं, मुझे अभी गेस्ट हाउस पर ही फोकस करना है, ना कि दोशिक के साथ डेट पे जाना है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ कॉप्स संघे की दुकान को तोड़ रहे थे क्योंकि संघे ने इस दुकान को इलीगल तरीके से बनाया था। अब संघे अपने दोस्तों के पास आ जाते हैं और काफी ज्यादा अपसेट होते हैं। तभी दंगसब की दुकान में इस जगह का ओनर आ जाता है और वो दंगसब से बोलने लगते हैं, इस जगह को मैं वैम्पायर तोबुक की शॉप को बेचने वाला हूँ, तो तुम जल्द से जल्द इस दुकान को खाली कर दो। दूसरी ओर हेउन इन्हें से मिलने के लिए आई थी। वो इन्हें दीदी से पूछती है, क्या तुम दोशिक पर इंटरेस्टेड नहीं हो? दोशिक तो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता है और वो इस चीज को जाहिर भी करता है, पर तुम कुछ जवाब ही नहीं देती। तो इन्हें दीदी सच बता देती है कि मैं दोशिक के बारे में ऐसा कुछ फील ही नहीं करती, इसलिए मैं उससे ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं। दूर खड़े होके वैम्पायर भैया ये सब कुछ सुन लेते हैं। इन्हें दीदी बोलती है, मैं दोशिक के शुक्रगुजार हूँ, उसने मेरी बहुत, अगर वो नहीं होता तो मैं इस मैंशन को कभी गेस्ट हाउस में बदल ही नहीं पाती। मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, इसलिए मैं उसे झूठा दिलासा तो नहीं दूंगी। अब यहाँ वैम्पायर भैया भी आ जाते हैं जिसे हेउन पूछती है, तुम्हें कार कैसी लगी, क्या तुम मुझे एक ड्राइव पे लेकर चलो? वैम्पायर भैया बोलते हैं, मैं थोड़ा बिजी हूँ, पर इन्हें दीदी बीच में आकर बोलती है, मैं सारे काम खुद कर लूंगी, तुम जाओ। इसके बाद ये दोनों ड्राइव पर आए हुए होते हैं, पर यहाँ भी वैम्पायर भैया का मूड कुछ सही नहीं था, वो काफी ज्यादा अपसेट लग रहे थे। दूसरी ओर हम इन्हें दीदी को देखते जो हेउन की कही हुई बातों के बारे में सोच रही थी। हेउन ने कहा था उसे वैम्पायर भैया दूसरे आदमियों से बिल्कुल अलग लगते हैं। अब हम हेउन को देखते हैं जो वैम्पायर भैया के साथ बात कर रही थी और वो बातों ही बातों में बोल देती है कि वो वैम्पायर भैया को पसंद करने लगी है। वो बोलने लगती है उसे मैंशन में पहले से ही इंटरेस्ट था, शायद इसलिए क्योंकि वैम्पायर भैया खुद उस मैंशन में रहते थे। वैम्पायर भैया को हेयुन की बातें सुनकर अपनी पास्ट लाइफ की याद आने लगती है। वो हेयुन को हक कर लेते हैं और बोलने लगते हैं, मैं बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगा, इसके बाद हम साथ रहेंगे जैसा कि हमने वादा किया था। अब हम दोशिक और उसके असिस्टेंट को देखते हैं। दोशिक बोलने लगता है कि मैं इन्हें को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता है कि इन्हें को सच में पता है कि सेओचुल असल में एक वैम्पायर है या फिर नहीं। वो अपने असिस्टेंट को वैम्पायर भैया के ऊपर नजर रखने के लिए कहते हैं। इसके बाद हम हेयुन को देखते हैं। इसके साथ ली मिन हुई मिलने के लिए आया हुआ था। तो हेयुन ली मिन हुई से बोलने लगती, तुम सेओचुल के ऊपर नजर रखो, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। वो किसी वादे के बारे में बात कर रहा था। अब वैम्पायर भैया घर वापस आ जाते हैं और इन्हें दीदी उन्हें कुछ हेल्प करने के लिए बोलती है, पर वैम्पायर भैया तो कुछ ज्यादा ही नाराज लग रहे थे। वो गुस्से में इन्हें दीदी से बात करने लगते हैं और बोलने लगते हैं, तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, अगर तुम नहीं होती तो मैं आज एक इंसान होता और मेरी हैसून के साथ एक अच्छी सी जिंदगी बिताता। तुम्हें क्या लग रहा है मैं बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहा हूँ?
तुम्हें पता भी है मेरी जिंदगी में कितनी ज्यादा तकलीफ है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारा ब्लड जैसे मेरे लिए पॉइजन है वैसे तुम भी हो। बस तुम्हारी वजह से मैं अपने प्यार के साथ नहीं रह पाऊंगा। इन्हीं दीदी को ये सब बात सुन के काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। इसके बाद हम संघे को देखते हैं जो गोल्ड बार ढूंढने की बात कर रहा था। तभी वहाँ वैम्पायर भैया आ जाते हैं जो बहुत सारे इंसानों के खाने की सामान भी लेकर आए थे। वो बोलने लगते हैं मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ, तो चलो सभी मिलके इंसानों वाला खाना खाकर ड्रंक हो जाते हैं। संघे बातों की बातों में बोल देते हैं कि वो और दंग सब अब दोनों ही जॉबलेस है। अब हम इन्हीं दीदी को देखते हैं जो काफी ज्यादा अपसेट लग रही थी। तभी वहाँ एक आदमी रहने के लिए आ जाता है। इस आदमी को हम गेस्ट हाउस के सेकंड गेस्ट बोल सकते हैं। ये आदमी पहले तो थोड़े से अजीब से लग रहे थे, इसके बाद वो इन्हीं दीदी के साथ बहुत सारी बातें करने लगते हैं। अब हम वैम्पायर भैया को देखते हैं जो इंसानी खाना खाने के बाद ड्रंक हो चुके थे। अगले दिन सुबह ये सेकंड गेस्ट हमारी फर्स्ट गेस्ट के लिए खाना पका रहे थे और बोल रहे थे कि उसकी बेटी को उसके हाथ का खाना बहुत पसंद है, पर उसकी बेटी उसके पत्नी के साथ यूएस में रहती। इन्हें दीदी भी उनके साथ खाना खा लेती है। इसके बाद वो वैम्पायर भैया के रूम में आती है, पर वहाँ वैम्पायर भैया नहीं होते क्योंकि वैम्पायर भैया अपने दोस्त के घर सो रहे थे। इसके बाद वैम्पायर भैया चुप चुप के घर के अंदर आ जाते हैं जहाँ इन्हें दीदी उन्हें देख लेती है पर उनके साथ कोई बात नहीं करती, जबकि वैम्पायर भैया इन्हें दीदी से कुछ बात करने के लिए आ रहे थे। अब हम दंग सब और संघे को देखते हैं जो अपनी दुकान खाली कर रहे थे। अभी वहाँ कैटमैन आ जाते हैं। वो वैम्पायर तोबुक की शॉप से कुछ खाना खरीद कर लेके आए थे। इसे देख के हमारे दंग सब बेचारे को और भी ज्यादा बुरा लग जाता है। तो कैटमैन बोलने लगते हैं मुझे लगा कि वैम्पायर तोबुक की शॉप तुम लोगों से इंस्पायर्ड है, इसीलिए मैं खरीद कर लेके आया, जबकि खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। वैसे भी हम इस खाने को नहीं खा सकते, पर सेओचुल इंसानों वाला खाना खाकर ड्रंक हो जाता है। तो कैटमैन बोलने लगते हैं क्या सेओचुल इंसानों वाला खाना खाता है? तुम लोगों को पता है ना कि वो अभी पूरी तरीके से इंसान नहीं बना है। इस कंडीशन में उसे इंसानों वाला खाना खाने मत दो। अगर वो ऐसा करता है तो उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। अब हम वैम्पायर भैया को देखते हैं जो पूरा दिन मैचन के कामों में लगे रहते हैं। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये सेकेंड गेस्ट अकेले बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और इन्हें दीदी इनके पास चली जाती है क्योंकि इन्हें दीदी को अपने पापा की याद आती है और ये आदमी अपनी बेटी को बहुत ज्यादा मिस करता रहता है, इसलिए इन्हें दीदी को इस आदमी के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वैम्पायर भैया दूर खड़े होकर इन दोनों की बातें सुन रहे थे जहाँ इन्हें दीदी बोल रही थी मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए और मुझे पता भी नहीं है कि वो अब जिंदा भी है या मर चुके हैं। मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और उन्हें बहुत ज्यादा याद करती हूँ। मुझे पक्का पता है आपकी फैमिली भी आपको बहुत ज्यादा याद करती है, बहुत ज्यादा प्यार करती है, बस आपको बता नहीं सकते। अब वैम्पायर भैया इन्हें दीदी की बात सुन के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि इन्हें दीदी अपनी जिंदगी में कितनी अकेली है। अब इन्हें दीदी को नेबरहुड पेट्रोल करने के लिए जाना था तो इन्हें दीदी अकेले ही वहाँ चली जाती है। यहाँ नेबरहुड वाली लेडी इन्हें दीदी से पूछती है तुम्हारे साथ वो दूसरा आदमी क्यों नहीं आया, तुम अकेले ही आ गई? तो इन्हें दीदी बोलती है माफ कर दीजिए वो थोड़े से बिजी है, मैं खुद ही कर लूंगी। तभी वहाँ वैम्पायर भैया आ जाते हैं और देर से आने के लिए माफी मांगते हैं। इसके बाद वो इन्हें दीदी के साथ बात करने लगते हैं पर इन्हें दीदी उन्हें इग्नोर कर देती है। इन्हें दीदी वैम्पायर भैया से नाराज थी इसलिए उनसे बात नहीं करी थी। इसके बाद वैम्पायर भैया इन्हें दीदी से माफी मांगने लगते हैं क्योंकि उन्होंने वाकई में बहुत बुरा बर्ताव किया था उनके साथ। तो इन्हें दीदी बोलने लगती है अगली बार जब तुम कहीं जाओ तो मुझे बताकर जाना, मैं नहीं चाहती फिर से कोई मुझे बिना बताकर यूं ही गायब हो जाए। तो वैम्पायर भैया बोलते हैं मुझे माफ कर देना, पिछली रात मैं इंसानों वाला खाना खाकर ड्रंक हो गया था और अपने दोस्तों के घर ही सो गया था। इन्हें दीदी बोलती है मैं अगली बार तुम्हें अलाउ नहीं करूंगी अगर तुम काम के बीच कहीं चले जाओ, भले ही तुम मिस हे उनके साथ क्यों ना जाओ। इसका मतलब इन्हें दीदी ने वैम्पायर भैया को माफ कर दिया था और वैम्पायर भैया भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो इन्हें दीदी से बोलने लगते हैं मैं अगली बार से ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। अब हम ली मिन हुई को देखते हैं जो शेडेड वॉइसेस आया हुआ था और वो वैम्पायर भैया के रूम में जाके कुछ सामान ढूंढने लगता है। उसे वहाँ हेसुन की फोटो मिलती है तो उसे समझ आ जाता है कि वैम्पायर भैया हेउन को क्यों पसंद करते हैं। इसके बाद हम वैम्पायर भैया और इन्हें दीदी को देखते हैं जिन्हें रास्ते में एक कपल दिखता है। भैया को उन्हें देख के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है और वो उन्हें देखना चाहते थे पर इन्हें दीदी वहाँ से उन्हें ले जाते हैं। अब घर वापस आते वक्त वैम्पायर भैया इन्हें दीदी से पूछते हैं क्या तुम्हारा दिल नहीं करता किसी से
प्यार करने का। तो इन्हें दीदी बोलती है, मुझे नहीं लगता मैं किसी से कभी प्यार कर पाऊंगी, क्योंकि प्यार शायद मेरे लिए बना ही नहीं है। क्या तुमने कभी मरे हुए पेड़ पर फूल आते हुए देखा है? मेरे लिए प्यार भी कुछ ऐसा है, यानी कि इम्पॉसिबल। और वो अंदर चली जाती है, पर वैम्पायर भैया की तबीयत बिगड़ने लगती है। अब हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ वो गेस्ट चले गए थे, पर उन्होंने इन्हें दीदी के लिए एक लेटर छोड़ा था। इस लेटर पर लिखा हुआ था, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मुझे तुम्हारे साथ बात करके और शेडेड बेसिस में रह के बहुत अच्छा लगा। तुम्हें जिंदगी में बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी जो तुम डिजर्व करती हो। अब हम वैम्पायर भैया को देखते हैं, जो सूखे हुए पेड़ के पास खड़े थे। दूसरी ओर हमें दोषिक को दिखाया जाता है। इन्हें दीदी ने गेस्ट हाउस की पहली कमाई से दोषिक को एक टाई गिफ्ट किया था। इन्हें दीदी के जाने के बाद दोषिक की तबीयत खराब होने लगती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब दोषिक को हॉस्पिटल लाया जाता है, जहां डॉक्टर उनके चेकअप करने के बाद बोलते हैं उन्हें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, फिर भी उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो बेहोश हो गए। डॉक्टर के जाने के बाद दोषिक को होश आ जाता है और वो अपने असिस्टेंट को वही वैम्पायर वाले किताब को लाने के लिए बोलता है। इस किताब को दोषिक के पूर्वज ने लिखा था और दोषिक के फैमिली में सबको ये डिजीज था। इस डिजीज का बस एक ही इलाज है, हाफ ह्यूमन और हाफ वैम्पायर का ब्लड पीना होगा। इसीलिए फर्स्ट एपिसोड में वो सोल्जर्स वैम्पायर भैया का पीछा कर रहे थे। यहाँ दोषिक बोलने लगता है, अब मेरी जिंदा बचने के लिए हाफ वैम्पायर का ब्लड पीना होगा। इसके बाद हम इन्हें दीदी को देखते हैं। वैम्पायर भैया ने इस सूखे पेड़ को फेरी लाइट से सजा दिया था, जिसे देख के इन्हें दीदी को बहुत अच्छा लगता है और वैम्पायर भैया बोलने लगते हैं, देखो इस सूखे पेड़ को लाइटिंग से सजाने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। मैं बस तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि तुम भी प्यार कर सकती हो, बस अपने आप को एक मौका देकर देखो। इसके बाद इन्हें दीदी बोलने लगती है, तुम कैसे इंसान बन सकते हो? तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ इंसान बनने में? अगर मैं ऐसा कर सकती हूँ तो मैं ऐसा ज़रूर करूँगी। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो वैम्पायर भैया बोलते हैं, तुम्हारा प्यार। और इन्हें दीदी बिल्कुल शॉक हो जाती है। यही हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।